जॉन, इतनी ये अब खबर भी दे दें, अब खबर भी दे दें कि क्या आज रात को कहाँ कहाँ अटैक करना है ईरान ने, ये भी हमें बता दें। सर मुझे तो कोई आइडिया नहीं, मैं तो स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में इसराइल के अंदर आपने और उस दिन हमें 12 जगहें दी थी, उनमें से अभी तक कुछ जगहों का हम इंतजार ही कर रहे हैं। तो वहाँ अटैक नहीं होगा मेरे ख्याल में मुर्शिद साहब, मेरे ख्याल में अटैक नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि वो एक क्यों? क्योंकि ये भी रुक गए हैं इन्होंने अटैक्स। अब आप देखें, मैं ढूंढ रहा हूँ दो जगहों पे अटैक्स, एक बुशहर के प्लांट के ऊपर अटैक रिपोर्टेड है और एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री है उसके ऊपर अटैक जो है वो हुआ है। बाकी मैं ढूंढ रहा हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ पे अटैक हुआ है ईरान के अंदर। मैं बाकायदा ढूंढ रहा हूँ कि एग्जैक्टली कौन कौन सी जगह है जहाँ पे स्पार्स आपको जो है वो रिपोर्ट्स कोई मिल जाए तो मिल जाए कि यहाँ पे शायद हो रहा है। लेकिन उसके अंदर भी कोई कंफर्मेशन जो है वो मुझे नहीं मिल पा रही। मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं उसको अब दोबारा रिव्यू करूंगा। हमारे लोग जो जो जर्नलिस्ट का तो ग्रुप क्या है, ईरान के पास मिसाइल कम हो गए, ट्रिगर डिवाइसेस कम हो गई, क्या हो गया? सर मिसाइलें तो और जा रही हैं। 95th वेव के अंदर ना सिर्फ आर्मी ने जो है वो किया है, बल्कि नेवी ने भी जो है वो एक बड़ा हमला किया। अगर मैं आपको हमले की बात बताऊं कि 95th वेव के अंदर क्या क्या अटैक किया है। 95th वेव जो गई थी इनकी, या हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है, और इसके अंदर जो इन्होंने टारगेट किया है यूएस आर्मी हिमारस सिस्टम्स ऑन बुबियान आइलैंड, जहां से रॉकेट आ रहे थे बुबियान आइलैंड से। उनको जो कुछ दिनों पहले आप वीडियो दिखा रहे थे ना, मोशर साहब के रॉकेट आ रहे हैं, या उनको आज खत्म कर दिया। एक पेट्रियट की बैटरी है नॉर्दर्न बहरेन के अंदर, उसको इन्होंने खत्म किया। असेंबली पॉइंट्स हैं यूएस MLRS रॉकेट आर्टिलरी के क्रूज के, उनको इन्होंने जो है वो हिट किया। और सीनियर यूएस कमांडर्स और मिलिट्री एडवाइजर्स एक सालिबने एरिया में यूएई में बैठे हुए थे, उनको इन्होंने हिट किया। ओरेकल की जो कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी फैसिलिटी है यूएई के अंदर, उसको इन्होंने हिट किया है। और अमेजोन ये को भी तो हिट किया। अमेजोन को कल हिट किया था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो हम्म। भी हिट किया। अमेजोन की जो बातला की जो बिल्डिंग थी बहरीन के अंदर, बैटको बैटको की जो बिल्डिंग थी, उसको हिट किया था। उसके अंदर अमेजोन की क्लाउड सर्विसिंग की जो था वो सेंटर था। हम्म। साउथ में पूरा अमेजोन खामोश हो गया। दो दो अमेजोन के सेंटर्स को इन्होंने जो है वो टारगेट किया है। अच्छा, आगे अगर देखें तो नेवी के अंदर, नेवी ने भी इसके अंदर काम किया। कहता है ना, नेवी बोटें खत्म करती है और तस्वीरें दिखाता है। हम्म। MCS इशिका, जो इसराइल की एक जहाज था जो थर्ड पार्टी फ्लैग के अंदर जा रहा था, कौन सा फ्लैग था ये नहीं पता, उसको खलीफा बिन सलमान पोर्ट बहरीन के ऊपर अटैक किया गया। और उसके साथ साथ मल्टी वॉर हेड, अब इसराइल के अंदर अलग कहानी है सर। सुलेमानिया इराक के अंदर और विक्टोरिया बेस के अंदर अलग कहानी चल रही है। इसराइल के अंदर इन्होंने जो हमले किए हैं, मैं आपको अगर सायरन्स की तस्वीरें दिखाऊं, काउंट मतलब इन्होंने जो रमदगान, तेल अवीव, पैतिकवा, किरियात शमोना, बेतियाम, गबियाम, ये सारे एरियाज हैं, और हेटजलिया, ये सारे एरियाज हैं। और बुरी मतलब ये नहीं कि हल्का फुल्का अटैक कदर मिसिल्स के साथ, और दो सिज्जील, मोशे साहब, दो सिज्जील 2 इन्होंने भेजी इस हमले के अंदर। सिजील क्या है? सिजील 1.5 टन का वॉरहेड रखती है, 50 मीटर्स की उसकी एक्यूरेसी पॉइंट है सिजील की। और इसकी जो मार्क मार्क 14 और मार्क 15 की स्पीड पे रिपोर्टेडली ये सिजील जो है वो चलती है। और डांसिंग मिसाइल जो कहा जा रहा है सिजील को, वो डांसिंग मिसाइल जो है उन्होंने लॉन्च की। अब ये देखें, ये डायरेक्ट सिजील भी तल अवीव के ऊपर मारी, ये है इसराइल के अंदर, ये पॉइंट्स है इस वक्त। और अभी भी ऑन गोइंग है, अभी भी ऑन गोइंग है। अभी अगर मैंने खबरें देखी नहीं, मैं कब से इंटरव्यूज में था, अभी अगर मैं देखूं और भी डेवलपमेंट्स आ चुकी होंगी। लेकिन बहरहाल बहुत बुरी तरीके से हमले अभी भी ईरान कर रहा है, रुक नहीं रहा अमेरिका। जबकि मैं आपको बताऊं, इसराइल और अमेरिका अब अटैक्स नहीं कर रहे। यहाँ पे जो नजर आ रहा है ना, ये अटैक्स नहीं कर रहे। बहरहाल ईरान लगा हुआ है, ईरान अभी तक लगा हुआ है। तो अभी भी बहरीन के अंदर देखें, अलर्ट आ गया मेरे पास। बहरीन के अंदर हमला हो रहा है, एरबिल के अंदर हमला हो रहा है, ग्रेटर तल अवीव के अंदर दोबारा जो है वो हमला हो रहा है। अभी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इस वक्त हमले हो रहे हैं, चल रहे हैं। जो लॉन्चेस हैं और जो तो दिखा बहरेन आप मिसाइलें हैं। लोगों ने कहा था पहले, 3 दिन पहले कहा था कि कॉजवे पे हमला करना है, क्या वो किया आपने? नहीं, कॉजवे पे हमला नहीं किया, कॉजवे पे हमला नहीं किया अभी तक, आई थिंक सो। कॉजवे पे हमला नहीं हुआ। तो बहरहाल अभी तो करज का जो ब्रिज है उसके उसके कल आपका इन्होंने, क्या लग रहा है, जॉन, क्या लग रहा है कब तक अमेरिका ग्राउंड ऑफेंसिव करेगा? सर मुझे लग रहा है कि हालत इतनी ख़राब है कि ये नहीं करेंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है, हो सकता है ना करें, हो भी सकता है करें, क्योंकि डेस्परेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिखाने को कुछ नहीं है। मतलब बुरा हाल हुआ हुआ है, बेइज्जती और शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा है। हो भी सकता है कर लें। लेकिन मोशर साहब, जो इनके जहाज़ों का हाल किया है वो तो आप देख सकते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। नो डाउट ईरान के अंदर और दूसरी जगहों पर नुकसान है, रेजिडेंशियल एरियाज वगैरह में बिल्डिंगें कोलैप्स, लेकिन मिलिट्री अभी तक इंटैक्ट है। 70 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक इनरोल हो चुके हैं उसके जो 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 ईरान के अंदर जो प्रोग्राम मना कर रहे हैं। अब आर्मी मना कर रही है, कह रही नहीं भाई, अब जरा आप जरा हल्के हो जाए। बिल्कुल, जब रिजर्व पे हम दोबारा ऑन करेंगे, वेबसाइट के ऊपर इतना लोड आ गया है। तो बहुत यहाँ पे बहुत बुरा हाल होने वाला है अगर हमला होता है। हो भी सकता है कर दें,
हो भी सकता है ना करें, लेकिन फिर हमला नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, सवाल ये है। अगर इन्होंने अटैक नहीं किया, ग्राउंड ट्रूप्स नहीं तो लेके आए, यूएई तो में ये जो क्या फौजी करेंगे? आए हुए वो कहाँ जाएंगे? सर सवाल बिल्कुल आपका अच्छा है, ये क्या करेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है देखें कर लें, अगेन हो सकता है ये कर लें, नो डाउट। और ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? लेकिन अगर करेंगे मोर्से साहब, तो बॉडी बैग्स जो जाएंगे अमेरिका के अंदर, ऑलरेडी इतना बुरा हाल है। इसराइल फर्स्ट, नो किंग्स, आइस, ऑलरेडी इतना बुरा हाल है। मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, पूरा रिजीम चेंज यहाँ नहीं होगा, रिजीम चेंज वहां हो जाएगा। ये तो मतलब ये तो अंडरस्टैंडेबल बात है। पॉपुलैरिटी रेटिंग्स आपके सामने है, आपको इसराइल फर्स्ट का जो सेंटिमेंट वहां नजर आ रहा है वो आपके सामने है। आई थिंक कि अमेरिकन पहले जब जंग में गए तो वो अमेरिका के लिए गए। अब जो अमेरिकन हैं वो समझ रहे हैं कि हमें इसराइल के अंदर, और जोसेफ केंट ने रिजाइन किया, उसने भी यही बोला। दूसरे जो मैक्स ब्लूमेंथॉल और कैंडिस ओवेंस, टकर कार्लसन, निक फुएंटेस, ये लेफ्ट और राइट दोनों पे, ओवेन जोस लेफ्ट और राइट दोनों पे आपको नजर आ रहा है कि आवाम पूरी समझ गई है कि इसराइल की गेम है सारी। तो आई थिंक बड़ा बुरा हाल होने वाला है अमेरिका में। अली कादर, सुन लिया आपने, बुरा हाल होने वाला। सर मेरा एक सवाल है सिकलान इमाम साहब से। सर वेस्ट क्या सोच रहा है, यूरोप क्या सोच रहा है, वो क्या चांसेस हैं उनके इस जंग में इन्वॉल्व होने के अगर ये प्रलॉन्ग होती है? बिकॉज जो हमें खदशा है कि 48 आवर्स की जो आज एक उन्होंने वार्निंग दी है ट्रंप साहब ने, तो उसके बाद अगर ये गैस और ऑयल इशू रहता है तो ये जंग तो प्रलॉन्ग होगी। तो उसमें यूरोप का क्या स्टांस होगा सर? सर ये जो अभी पहला ही सवाल जो मुबशर लुकमान साहब ने किया था मुझसे, वो तकरीबन यही था कि नेटो का क्या बने, तो यही यूरोप भी है। इसमें मैं ये कर्ज कर दूं कि अभी तक तो बड़ा क्लियर है कि यूरोप इसमें हिस्सा नहीं लेगा, और इसमें मैं कोई भी बदनीयती या नेक नीयती नहीं कहूँगा कि वो बहुत अच्छे हो गए हैं। आखिर वो भी एक इस्तेमारी ममालिक है, तो वो अपना उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो तो रहेगा। लेकिन बुनियादी चीज़ें जो कहते हैं कि फैक्ट्स ऑन ग्राउंड ये हैं कि ये बात जर्मनी के वज़ीर दिफा जो है पोस्टेरियस, उन्होंने ये कही है, और बड़े मेरे ख्याल में उन्होंने पूरे यूरोप का पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख दिया है। उनकी इजाज़त के बगैर उन्होंने एक बड़ी मिलिट्री ग्राउंड फैक्ट एक पेश किया है। वो ये है कि अगर अमेरिका के इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खुलवा सकते, तो यूरोप की कुल क़ुव्वत क्या है अमेरिका के मुकाबले में? 5% भी नहीं है। इस वक्त जो बड़ा अगर कोई एक, आप कह रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो बरतानिया के पास है, और जो फ्रांस के पास है वो इस काबिल नहीं है। बाकी अगर एयरक्राफ्ट कैरियर आपको किसी और मुल्क में मिलेंगे तो वो चाइना में मिलेंगे या इंडिया में मिलेंगे। जो लार्जेस्ट जो नेवल फ्लीट है या एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स की जो फ्लीट है वो अमेरिका के पास है। तो अगर वो कहते हैं कि इलाके का सबसे बड़ा बदमाश जो है वो कुछ नहीं कर सका अपनी तोप और तफंग के साथ, तो बेचारे जिनके पास छोटी छोटी पिस्तौलें हैं या खंजर हैं या डंडे हैं या तमंचे हैं, तो वो क्या कर सके? ये बात असल में जर्मनी के वजीर दिफा ने की है, और ये हर मिलिट्री एनालिस्ट ये कह रहा है कि अगर तो अमेरिका बहुत ही शुरू में जाते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर सबसे पहले कब्जा कर लेता, ये हाइपोथेटिकल बात हो रही है, वो भी मुमकिन नहीं था क्योंकि उस वक्त लेकिन हाइंडसाइट में है ना, नहीं, इवन फर्ज की जगह वो करने की कोशिश भी करता है। इसमें दो फैक्ट्स हम बड़े भूल रहे हैं, हमारे बहुत सारे जो लोग हैं पाकिस्तान में खासतौर पे मैंने देखे दो बड़ी अहम चीज़ें। एक ये कि जो आपने हुर्मुज़ का दिफा है ईरान ने, वो हमेशा से बहुत अच्छा किया है। दूसरा ये कि जो आपने हुर्मुज़ के जो ईरान की साइड का जो बीच है, ये बड़ी रगेड माउंटेन्स हैं। ये जो ज़ाग्रोस की जो पहाड़ियों का सिलसिला है जो कि मगरबी ईरान से चलता है, और पूरे ईरान के इस पर्शियन गल्फ में जो बीच है यानी साहिल जो उसके साथ साथ चलते चलते ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तक आता है। ये जो हम दिखा रहे हैं इसमें, तो ये देखिए, ये तो आप इसमें जो देख रहे हैं, इसमें अगर गूगल मैप पे जाए तो और भी डिटेल्स के साथ आप जाके जितना ज़ीरो इन करते चले जाएंगे, तो ये पहाड़ियाँ चल रही जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने के बाद ही फिर पहाड़ी सिलसिला नीचे होना शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ पहाड़ी सिलसिला नहीं है, ये ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो कि बहुत ही रगेड माउंटेन्स हैं, जिन पर चलना, कुछ भी करना, आना जाना, लैंडिंग करना जो है वो इतना बड़ा खतरा है कि ये लैंडिंग करते करते बहुत सारे मरेंगे लोग, और उस पर जब बमबारी होगी, ड्रोन्स आएंगे, मिसाइल्स गिरेंगे, और जिस तरह की वहाँ पे अंडरग्राउंड तैयारियाँ ईरान ने की हुई हैं, अंडरग्राउंड जो उनकी सबमरीन्स हैं या बोट्स हैं जो उनकी ख़ास किस्म की, जो कि पानी के अंदर ऊपर सब चल सकती हैं, फिर वहाँ पे जो गारों में जो आर्टिलरी अपनी लगाई हुई है उसके आगे ये ठहर ही नहीं सकेंगे। इसके अलावा जो बड़ी बुनियादी चीज़ है वो आपने हुर्मुज़, हमें नज़र तो आता है ज्योग्राफी में या हर कोई बताता है कि 21 मील चौड़ा है,
ये 21 मील चौड़ा नहीं है फॉर सी लाइनिंग के लिए। जो सी लाइंस चल रही हैं, यानी शिप लाइन लेन्स जिनको हम कहते हैं, यहाँ पे शिप्स बड़े बड़े चलते हैं, वो हिस्सा ईरान के बॉर्डर्स के करीब बनता है। और वहाँ पे क्योंकि गहराई है पानी की, तो इसलिए ऑयल शिप, बड़े बड़े टैंकर्स या कार्गो शिप्स वहाँ से गुजरते हैं। ओमान की जानिब जो साहिल है वहाँ पर ये शैलो वाटर है, वहाँ पे जो कोई बड़ा शिप जाएगा वो फंस जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड होने का मतलब वो कबाड़ियों के हाथ फिर बिकता है। और इसलिए जो कुल नेविगेशन वाला जो हिस्सा है आपने हुर्मुज़ का, वो 6 मील से ज़्यादा नहीं बनता है। तो आप समझिए कि उसमें उस 6 मील के हिस्से में 2 मील जाने वाली लेन्स है, 2 मील आने वाली लेन्स है, और 2 मील दरमियान में आने जाने वाली लेन्स के दरमियान में एक डिवाइडर सा हिस्सा बना हुआ है, वरना शिप्स आपस में टकरा भी सकते हैं। तो इतने थोड़े से हिस्से को ब्लॉक करना जो है वो बहुत ही आसान काम है। फिर ये है कि ईरान डिफेंडिंग कंट्री है, तो जो इलाके की जो जियोग्राफी जो है वो ईरान को डिफेंड करने में मदद देती है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात आपको यहाँ पे याद दिला दूँ आखिर में, कि सोमालिया के जो पायरेट्स थे वो बहुत ही छोटी सी क्लशरकोपो या छोटी छोटी मार्टर गनों के साथ उन्होंने कितने अरसे तक, कई सालों तक वहाँ पे शिपिंग जो लेन थी उनको बंद करके रखा था, शिप अगवा करके ले जाया करते थे। यानी इतने छोटे से लोग थे, इतनी कम कुव्वत के साथ। तो ईरान के पास जो ताकत है, सब मिलिट्री माइट जो है, वो एक किसी भी एसिमेट्रिकल वॉर के लिए अनपैरेलल्ड है। यहाँ पे बहुत सारे लोग वियतनाम की मिसाल देते हैं, नॉर्थ कोरिया की जो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, या उन्होंने लीबिया की भी दी, सीरिया की भी दी, इराक की भी दी। वैसे उन्होंने अफगानिस्तान की मिसाल नहीं दी थी, अगर आपकी उनकी पूरी तकरीर सुन ले। तो इन तमाम पुरानी जंगों में जिनका मिसाल दिया है, इसमें और मौजूदा जंग में एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो मिलिट्री एनालिस्ट समझते हैं। यानी और ये बात अमेरिका के तमाम जो पुराने जनरल्स हैं, मैंने 76 जनरलों का, एक रिटायर्ड जनरलों का और एडमिरल्स का और मिलिट्री एनालिस्ट का एक जॉइंट ओपन लेटर्स पढ़ा था जो 2019 में उन्होंने शाया किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ईरान के खिलाफ अगर जंग की गई तो ये अमेरिका कभी भी अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकेगा। ये अमेरिकी रिटायर्ड जनरलों ने ये बात कही थी। और अमेरिका के 2 जनरल रिज़ाइन कर चुके हुए, जब उन पर दबाव पड़ा था कि वो हमला करे, उन्होंने इनकार, ज़ाहिर है मिलिट्री डिसिप्लिन होता है, तो उन्होंने रिज़ाइन किया था। तो इसी तरह जो अभी भी जिस तरह गिलानी साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पे अभी भी बहुत सारे जनरलों का सफाई का, जो आपने सवाल भी किया था, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया भी आपको, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी हटाया गया और भी। तो अब ये सारे वो लोग हैं जो अमेरिका में एक ऑर्डर के पाबंद हैं और वो ऑर्डर करेंगे। पाकिस्तान वाला हाल नहीं, वहाँ पे फौज जो मार्शल लॉ लगाते हैं वहाँ पे मार्शल लॉ नहीं लगेगा। तो वहाँ पे जो फौज का बड़ा खामोश एक प्रोटेस्ट होता है वो यही होता है, वो अंदर लिख के कहते हैं ये हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो पुराने 2 जनरलों के बड़े नाम, एक जनरल मैक्रिस्टल है, एक एडमिरल मुलन है, इन्होंने रिजाइन किए हुए हैं। खुल के नहीं कहा था कि ईरान लेकिन मैक्रिस्टल का तो डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था नहीं, उसने तो एक इंटरव्यू दिया था, बिल्कुल सही, जो ओबामा ने उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया था उस पे। एडमिरल मुलन ने भी ये नहीं कहा था मैं ईरान पर हमला नहीं करूंगा, लेकिन उन सब ने बाद में सब बातें खुल के कही। बल्कि एडमिरल मुलन ने रिजाइन करने के बाद अरब चैनल को ये इंटरव्यू में कहा है कि मैं नहीं चाहता कि ये जंग ना हो, क्योंकि जंग नतीजा खेज नहीं होगी। और मैक्रिस्टल ने क्यों ओबामा का तवा लगाया था, मजाक उड़ाया था उसने, उसकी जरूरत ये थी कि वो ही डिडंट वांट टू फाइट द वॉर। और वो भी था उसके ऊपर, वो भी था कि द वे ही केम क्लोज टू दैट रिपोर्टर, और उसने उसको जिस तरह से वो इंटरव्यू दिया था, वो प्लांट हुआ था, वो पूरी उसको अफगानिस्तान बुला लिया था उसने, उसको बुलाया और बिठा उसको 1 ट्रिप्स कराए थे हेलीकॉप्टर पे उसने, बिल्कुल, और उसके सामने मजाक उड़ाता रहा और उसको अलाउ किया कि इस सब को रिपोर्ट करो तुम यार। तो इन ए वे ये एक तरीका होता है। और अभी ये जो पीटर हेग्सेथ है, इनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने मौजूदा टेन्योर में, यानी जो 2025 से जो शुरू होता है जनवरी 20 से, उसके बाद उन्होंने पहला जो आदमी सुबुकदोश किया था अमेरिकन आर्मी का, वो उनका चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी था, जो कि ब्लैक अमेरिकन था। और उसको एक ट्रांस पॉलिसी के ऊपर जो 3 जेंडर्स है या 4 जेंडर्स है, वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 जेंडर्स है, मर्द और औरत। तो उस चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी जो था, उसने ज़रा से इख्तलाफ किया था, तो उसने खड़े खड़े उसे निकाल दिया। उसको निकालने के बाद एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को री एम्प्लॉय करके जनरल फुल बनाया और उसको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बना दी, जो कि इस वक्त जनरल डॉन केन है। तो अमेरिका की आर्मी के अंदर वो विल टू फाइट है ही नहीं इस वक्त।
तो ऑर्डर के तहत चलेंगे लोग, लेकिन जब भी कोई एक अनविलिंग आर्मी को समंदर में उतारते हैं या जमीन पे उतारते हैं, जंग के लिए उतारते हैं, तो उनका रवैया वो नहीं होता है जो कि इस वक्त उनके खिलाफ मज़ाहमत करने वाले ईरानी गिरोहों का। An unhappy soldier makes an very sad war. Ali Gilani, your closing comments, sir. सर बड़ी मुस्तफीद बातें की हैं सकलैन साहब ने और काफ़ी उससे क्लैरिटी आई है। और इसका मतलब यह है कि इस वॉर में सिर्फ नेतन्याहू और ट्रंप साहब ऑन बोर्ड हैं, जो बाकी इस्टेब्लिशमेंट है वो रेजिस्ट कर रही है, जिसका पहला सबूत तो इस एंटायर कैबिनेट सैकिंग से नजर आ रहा है। इससे ज्यादा सर इम्पोर्टेंट ये है कि अब ये जो 48 आवर्स की इन्होंने बात की है और जितने ये ट्रूप्स उतार चुके हैं मिडल ईस्ट में, मुझे अंदेशा है सर कि ये जंग एक दफा दोबारा से एस्केलेट होगी और फिर जाकर नीचे आहिस्ता आहिस्ता एग्जिट स्ट्रेटजी में जाएगी और फिर इसराइल और ईरान का एक जैसे कहते हैं टुक टुक हिट एंड रन चलता रहेगा फॉर सम टाइम। अली कादर गिलानी आपका, जॉन हुसैन आपका और सकलैन इमाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन आपका इंतहाई शुक्रिया कि आप आते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं और तसल्ली से आप सुनते हैं और कमेंट्स भी देते हैं, सवालात भी पूछते हैं। इसी तरह कल भी आपसे 10 बजे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।